राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद राजस्थान कांग्रेस में कलह मचना शुरू हो गई है। कांग्रेस में कलह की जो वजह बनी है वो खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, जिसके बाद खुद घेराबंदी अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं की हो रही है। इस बीच लोकेश शर्मा ने कहा कि उन्हें राजस्थान चुनाव में हार का अंदेशा पहले से ही था। गहलोत चापलूसों में घिर गए थे, इसी वजह से वो हार नहीं देख पा रहे थे। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने काफी रेवड़ियों का ऐलान किया था, लेकिन अपराध पर काबू न कर पाना उनके फेल होने का एक बड़ा कारण बना है। अशोक गहलोत कानून व्यवस्था के मामले में किस तरीके से विफल रहे हैं, यह चुनावों के बाद सामने आए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों ने स्पष्ट किया है। एनसीआरबी हर साल देश में होने वाले अपराधों के विषय में आंकड़े जारी करता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में बलात्कार के मामलों में नंबर 1 है। अशोक गहलोत की सरकार के दौरान महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा ने इसे अपने चुनावी कैंपेन में प्रमुख मुद्दा बनाया था। वर्ष 2022 में राजस्थान से 5399 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। इससे पहले वर्ष 2020 और 2021 में राजस्थान के भीतर बलात्कार की क्रमशः 5310 और 6337 घटनाएं हुई थी। बलात्कार की घटनाओं पर कार्रवाई के मामले में भी राजस्थान काफी पीछे है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में राजस्थान में बलात्कार समेत महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 45,058 मामले सामने आए हैं। वर्ष 2021 और वर्ष 2020 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध राजस्थान में बढ़ गए हैं। वहीं वर्ष 2020 में महिलाओं के विरुद्ध राजस्थान में 34,535 अपराध के मामले सामने आए थे, जबकि 2021 के दौरान यह बढ़कर 40,378 हो गए थे। इस प्रकार वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में 11.5% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जहां लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं अशोक गहलोत के शासन में पुलिस भी अकर्मण्य रही है। एनसीआरबी की यह रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के मामले में राजस्थान पुलिस केवल 54% में ही चार्जशीट लगा पाई है। देश के अन्य बड़े राज्यों में यह आंकड़ा 70% के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान केवल बलात्कार के मामलों में ही आगे है, अन्य अपराध भी राजस्थान में तेजी से बढ़े हैं। राजस्थान में वर्ष 2022 में अपराधों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। वर्ष 2022 में राजस्थान में 3,12,804 आपराधिक घटनाएं सामने आई है। 2020 में यह घटनाएं 2.84 लाख और 2020 में 2.60 लाख थी। वर्ष 2022 में 2021 की तुलना में राजस्थान के भीतर 10% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में वर्ष 2022 में 1,834 हत्या की वारदातें हुई है। यह वर्ष 2021 में 1,786 और वर्ष 2020 में 1,719 थी। वहीं वर्ष 2022 में राजस्थान में हुई 1834 हत्याओं में से मात्र 57% मामलों में ही राजस्थान पुलिस चार्जशीट लगाने में सफल हुई है। 43% मामलों में अब भी चार्जशीट तक नहीं लग पाई। राजस्थान में हत्या, बलात्कार के इन बढ़ते मामलों और उन पर कार्रवाई न होने के कारण लोगों का अशोक गहलोत की सरकार में विश्वास चला गया था और इसलिए भाजपा ने जब इसे चुनावी मुद्दा बनाया तो जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। दिग्विजय सिंह, अपनी कमजोरियों को पहचानो। अगर आपको लगता है कि वोटर को राक्षस बोलकर और सनातन धर्म को अपमान करके आप मध्य प्रदेश जैसे सनातनी प्रदेश में विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको अपनी मानसिक स्थिति की जांच जरूर करनी चाहिए। जहां जीते वहां राहुल, जहां हारे वहां ईवीएम। गजब तमाशा है। अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर ही दिया है दिग्विजय सिंह ने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें अपने नाम कर ली हैं। वहीं कांग्रेस को राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 66 सीटों पर ही जीत मिल सकी है। भारतीय जनता पार्टी की इस विराट विजय के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा कर दिया है।
चुनावी नतीजे आने के 2 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर की सुबह सुबह दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। मैं साल 2003 से ही ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने आगे सवालिया लहजे में कहा, क्या हम भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाना दे सकते हैं? क्या हम भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाने दे सकते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस सवाल को बुनियादी सवाल करार दिया और कहा कि इस सवाल पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हुए कहा कि क्या वो भारत के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने सोमवार को ट्वीट्स की एक सीरीज में पोस्टल बैलेट के द्वारा मिले मतदानों की जानकारी साझा की। पोस्टल बैलेट के जरिए पड़ने वाले मतों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने सवाल करते हुए लिखा है कि अगर जनता वही है तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट के वोटिंग रिजल्ट में इतना अंतर कैसे आ गया। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट के नतीजों की जानकारी देते हुए लिखा, पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से ज्यादातर सीटों पर ईवीएम काउंटिंग से हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे यह भी लिखा, यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, विपक्ष जब जीत जाता है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता। वो तेलंगाना में जीत गए तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन जब यह हार जाते हैं तब यह ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब इन चारों राज्यों में सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। एक तरफ जहां तेलंगाना में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत कर अपना दमखम दिखाया। हालांकि इन चारों राज्यों में कई ऐसी सीटें थी जहां महज कुछ वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी, तो वहीं कुछ सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में महज 16 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर धुर्वा चुनाव हार गए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर 2 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश मंदोला ने 1.07 लाख वोटों से जीत हासिल की, जो कि इन 4 राज्यों के 638 सीटों पर सबसे बड़ी जीत रही। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत रायपुर सीट दक्षिण में भाजपा के उम्मीदवार बृज मोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महंत रामसुंदर दास को 67,719 वोटों के अंतर से हराया। बृज मोहन अग्रवाल को 1,09,263 वोट मिले। छत्तीसगढ़ की सबसे करीबी जीत कांकेर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आसाराम नेताम ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शंकर धुर्वा को केवल 16 वोटों से चुनाव हरा दिया। आसाराम नेताम को 67,980 वोट मिले। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत इंदौर 2 विधानसभा सीट पर भाजपा के रमेश मंदोला ने कांग्रेस पार्टी के चिंटू चोकसे को 1,07,047 वोटों के अंतर से हराया। उन्होंने कुल 1,69,071 वोट लिए। मध्य प्रदेश की सबसे करीबी जीत इसके अलावा शाजापुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण भीमावद ने कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा को महज 28 वोटों के अंतर से हराया। अरुण को कुल 98,960 वोट मिले थे। वहीं राजस्थान की सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो राजस्थान की विद्यानगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने कांग्रेस पार्टी के सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों के अंतर से हराया। दिया कुमारी को 1,58,516 वोट मिले। राजस्थान की सबसे करीबी जीत कोटपुतली विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हंसराज पटेल ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव को 321 वोटों से हराया। उन्हें 67,716 वोट मिले। वहीं तेलंगाना की सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर सीट पर बीआरएस उम्मीदवार केपी विवेकानंद ने भाजपा के कुन्ना श्रीसेलम गौड़ को 85,576 वोटों के अंतर से हराया। केपी विवेकानंद को 1,87,999 वोट मिले हैं।
तेलंगाना की सबसे करीबी जीत तेलंगाना के चेवेल्ला विधानसभा सीट पर बीआरएस के यादయ్య काले ने कांग्रेस पार्टी के बीम भारत पामीना को महज 268 वोटों से हराया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अगले मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में अभी तक मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक कोई चेहरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो नाम है बाबा बालकनाथ का, लेकिन अब विधायक दल की बैठक होना बाकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। राजस्थान में क्या योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 हो सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ के चेले बाबा बालकनाथ को यूपी के पड़ोसी राज्य राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? खबरें छप रही है कि नतीजे आने के बाद बाबा बालकनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से दिल्ली बुलाया है। कुछ कह रहे हैं कि अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को जब अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया, तभी तय हो गया था कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे या उप मुख्यमंत्री होंगे, यह तो सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह ही जानते हैं, लेकिन बाबा चर्चा में है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ के बीच एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिला। कांग्रेस नेता ने मजाकिया लहजे में बाबा बालकनाथ को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बताया। वहीं अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी सुनकर बालकनाथ उनकी ओर मुड़े और फिर बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगे और आगे बढ़ गए। बाबा गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय की गोरखपुर पीठ या गद्दी के जिस तरह से महंत है योगी आदित्यनाथ, उसी तरह रोहतक पीठ या गद्दी के महंत बाबा बालकनाथ है। उनके गुरु बाबा चांदनाथ की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही रोहतक पीठ का महंत बनाया गया था। बीजेपी ने बाबा बालकनाथ समेत 5 धर्मगुरुओं को इस बार चुनाव मैदान में उतारा था। 5 जीते, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट तिजारा ही रही, जहां खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आए और यूपी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी भेजे। पूरे राजस्थान में बीजेपी की ध्रुवीकरण नीति को फैलाने और कामयाब बनाने में बाबा बालकनाथ के बयानों की बड़ी भूमिका रही। अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आलाकमान ने इस नीति का लोकसभा चुनाव में भी विस्तार करने का फैसला किया, तो बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री के रूप में चौंकाने वाला नाम हो सकता है। मोदी जी डबल इंजन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान की कमान सौंपी गई तो उनका डबल फायदा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा में भी बीजेपी चुनाव लाभ उठा सकती है, जहां के रोहतक में नाथ संप्रदाय के 150 से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग को लेकर मेडिकल कॉलेज तक। वैसे भी बीजेपी हरियाणा में गैर जाट समुदायों को एक करने में लगी है। ऐसे में साधन संपन्न यादव जाति के बाबा बालकनाथ सटीक बैठते हैं। बाबा बालकनाथ यादव है, यानी ओबीसी है। कांग्रेस ओबीसी कार्ड की सियासत कर रही है। मोदी जी ओबीसी की जातीय जनगणना के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। मोदी हिंदुत्व में ओबीसी कार्ड की काट देख रहे हैं। ऐसे में क्या बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी कार्ड भी खेला जा सकता है? ये अपने आप में दिलचस्प सवाल है। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। एमपी में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एमपी कांग्रेस इस हार पर मंथन करने की बात कर रही है, लेकिन एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें एमपीसीसी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में जीत के दावे कर रही कांग्रेस को महज 66 सीटें जबकि बीजेपी को 163 सीटें मिली है। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार कमलनाथ आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को यकीन था कि इस बार उनकी पार्टी शिवराज सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। रिजल्ट वाले दिन से पहले एमपी में कांग्रेस की तरफ से जीत के दावे करने वाले पोस्टर लगा दिए गए थे। इनमें कमलनाथ की विजय की बातें हो रही थी। हालांकि जब रुझान आए तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि पार्टी को हार पर चिंतन और आत्ममंथन की जरूरत है।
उनसे जब अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर आश्चर्य जताया। टोंक में मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि हमने राजस्थान का रिवाज बदलने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिली। यह चिंता का विषय है। राजस्थान में हर बार सरकार बनाने के बाद हम रिपीट करने में विफल रहे और इस बार भी यही हुआ। आपको बता दें कि साल 2003, 2013 और 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में तीनों बार राज्य की सत्ता अशोक गहलोत के हाथों में थी। सचिन पायलट से जब अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के बयान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने उनके द्वारा दिया गया बयान देखा। ये बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि ये बयान सीएम के ओएसडी द्वारा दिया गया है, इसलिए यह चिंता का विषय है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी इस तरफ ध्यान देगी कि ऐसा क्यों कहा गया और इसके पीछे क्या सच्चाई या झूठ है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद लोकेश शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत पर अटैक करते हुए उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गहलोत ने पार्टी आलाकमान को धोखा दिया और शीर्ष नेतृत्व के पास सही फीडबैक नहीं पहुंचने दिया। सीएम ने सभी सर्वे और फीडबैक को इग्नोर किया और क्लियर हार दिखाई देने पर भी अपने पसंद के लोगों को टिकट देने दिलवाने पर जोर दिया। जब सचिन पायलट से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह एनालिसिस का विषय है और उन्हें पार्टी के प्रदर्शन पर जो भी कहना होगा वो ये पार्टी के सामने सही समय पर कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को कुछ सुधार जल्दी करने होंगे क्योंकि लोकसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और उन्हें दोबारा लोगों के पास जाना है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा चुनावों के रुझानों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता ने रविवार को हार का ठीकरा ईवीएम के माथे पर फोड़ते हुए इस पर आत्ममंथन को जरूरी बताया। हालांकि इसी प्रकार के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करती नजर आ रही है, लेकिन इस पर अंशु अवस्थी ने कुछ नहीं बोला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने यह बयान 44 सेकंड का एक वीडियो जारी करके दिया है। उन्होंने कहा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर चिंता करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। देश के जनमानस में यह बात है कि ईवीएम में हेरफेर होता है। हम कहीं भी जीते या हारे, लेकिन ईवीएम पर चिंतन होना चाहिए। बकौल अंशु अवस्थी, लोगों का ईवीएम पर नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र में भरोसा होना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वो अपनी चिंता चुनाव आयोग को बता चुके हैं। अंशु अवस्थी ने यह भी कहा कि जरूरत हो तो ईवीएम को हटाया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी विपक्ष के कई नेता ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। 2 महीने पहले कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी ईवीएम के बदले बैलेट चुनाव कराए जाने की मांग की थी। ईवीएम मशीन में हेराफेरी और छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए मनीष तिवारी ने कहा था कि देश के लोकतंत्र को तकनीकी रूप से नहीं छोड़ा जा सकता है। वोटिंग के बाद जारी हुए एग्जिट पोल पर भी कांग्रेस ने तब सवाल उठाए थे जब उसमें मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते दिखाया गया था। बताते चले कि रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए पड़े वोटों की गिनती हुई, जहां पर भाजपा की ओर से 3 राज्यों पर विजयश्री प्राप्त की गई, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता पर जीत हासिल की। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।